क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेंसिल को आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हो वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लेड कैसे डाली जाती है? या फिर गाड़ी में लगे एयर बैग्स जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते हैं, वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते हैं? बुलेट ग्लास में ऐसा क्या लगा होता है कि 9 mm की बुलेट भी उसे पार नहीं कर पाती? और गन्ने के जूस से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स बनाने का ये खुफिया प्रोसेस आप नहीं जानते होंगे। और इन भारी भरकम एल्यूमिनियम ब्लॉक से खाना रैप करने वाली एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनती है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इन चीजों को कितनी मेहनत और टेक्निक से बनाया जाता है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1, एयरबैग्स। एयरबैग्स का सबसे पहला आइडिया 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था। वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस इंसिडेंट ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों की रिसर्च के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जिसमें कंप्रेस्ड एयर के सिलेंडर की मदद से हवा भरती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता था और एक्सीडेंट के वक्त टाइम ही तो बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस प्रॉब्लम का कोई खास सोल्यूशन नहीं निकल सका। लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सप्लोसिव से पैदा होने वाली गैस से भरने का फैसला किया। एयरबैग के अंदर मौजूद ये केमिकल सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा क्रैश सेंसर एक्सीडेंट के वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इस केमिकल में एक धमाका होता है जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और वो एयरबैग को इमीडिएटली फुला देती है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक का टाइम सिर्फ 20 मिलीसेकंड होता है, यानी जितना टाइम पलक झपकने में लगता है उतने टाइम में एक एयरबैग 5 बार फूल सकता है। एयरबैग का मटेरियल भी काफी खास होता है, जिसको 1 पीस में बनाया जाता है। दूसरे फैब्रिक्स के कंपैरिजन में इसका मटेरियल काफी मोटा रखा जाता है। एक टाइम पे 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो इसका सेंसर इमीडिएटली मशीन को ऑफ कर देता है। नो डाउट ये मशीन काफी फास्ट चलती है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक ही बना पाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरे एंड पे बाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को धोया जाता है। धुलने के बाद फैब्रिक गीला होता है, इसीलिए अब इसको गर्म रोलर्स के ऊपर गुजार कर सुखाया जाता है और फिर प्रेस किया जाता है। अब क्योंकि एयरबैग के अंदर गैसेस का प्रेशर बनता है, इसी वजह से इसको एयर टाइट करने के लिए इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। कंप्यूटराइज्ड रोलर्स इस फैब्रिक पे अच्छी तरह से सिलिकॉन को फैला देते हैं, जिसके बाद फैब्रिक को बड़े ओवन में से गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब बारी आती है अलग अलग शेप और साइज के एयरबैग्स की कटिंग की। कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन हर एयरबैग को इक्वल साइज के हिसाब से काटती है। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद एयरबैग की सिलाई की जाती है और फिर आखिर में इसकी टेस्टिंग। नंबर 2, एल्यूमिनियम फॉइल। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की। एल्यूमिनियम फॉइल इतनी पतली होती है कि थोड़ा सा प्रेशर भी इसको आसानी से फाड़ सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एल्यूमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस, जिनको इनकोट्स भी कहा जाता है, इनको 650 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट किया जाता है। 27,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस एल्यूमिनियम ब्लॉक को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम ब्लॉक को 15 बार रोलिंग मशीन से गुजारने के बाद 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर जितनी शीट को एक फॉइल शीट जितना पतला करने के लिए एक अलग मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल इतनी पतली हो जाती है कि इसकी साइड्स डैमेज हो जाती हैं, लेकिन एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइजेस में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज हुई हुई साइड्स को काट कर अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड पे फिनिश प्रोडक्ट यानी एल्यूमिनियम फॉइल के रोल बाइंड होते जाते हैं, जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नंबर 3, बुलेट प्रूफ ग्लास। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। एक 9 mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट में भी आर पार छेद कर देती है। लेकिन क्यों ये बुलेट प्रूफ ग्लास को आर पार नहीं कर पाती? बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे बुलेट इसको क्रॉस ही नहीं कर सकती? सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि एक बेंट ग्लास एक सीधे या स्ट्रेट ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद 4 बेंट ग्लासेस को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में एक पीवीबी की शीट भी डाली जाती है। ये खास शीट ना सिर्फ ग्लास को जोड़कर रखती है, बल्कि ये इन ग्लासेस को भी सॉलिड बना देती है। 4 बेंट ग्लास और 3 पीवीबी शीट्स के इस सैंडविच की साइड्स को टेप करके इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट चढ़ाई जाती है, जिसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसमें से हवा निकालने की। एक वैक्यूम पंप की मदद से इस प्लास्टिक रैप के अंदर की सारी हवा निकाल दी जाती है। फिर इसको एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये गर्माइश और प्रेशर पीवीबी और ग्लास को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता है। जो पहले 4 ग्लास और 3 पीवीबी शीट्स थी, वो अब फ्यूज होकर एक यूनिट बन जाती है और अब ये सिंगल शीट बुलेट प्रूफ ग्लास कहलाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास पे अगर 9 mm की बुलेट से टेस्ट किया जाए तो शुरू की लेयर्स गोली की एनर्जी को पूरे ग्लास पे फैला देती हैं और बीच वाली पीवीबी शीट गोली को रोक देती है, जबकि सबसे लास्ट वाली शीट तक बुलेट पहुंच ही नहीं पाती।